Friends, let's see our another chapter from Behave, a truly beautiful mind. Introduction. This chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. तो ये जो चैप्टर जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। और टाइटल जो दिया गया है वो रिफ़र करता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। दिस इज अ शॉर्ट biography of his where some of his qualities have been highlighted. Albert's interest in mathematics and physics and also his humanitarian attribute. तो एक ये शॉर्ट बायोग्राफी है जिसमें क्वालिटीज़ बताई गई है, हाईलाइट की गई है उनकी क्वालिटी एल्बर्ट की। उनका इंटरेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में था, साथ ही साथ जो था कि ह्यूमैनिटेरियन में भी था। ह्यूमैनिटेरियन डैट मीन्स कि जहाँ पर हम लोग लोगों की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग उनके बिहेव को इम्प्रूव कर सकते हैं और वर्ल्ड में जो है हम लोग शांति बनाए रख सकते हैं। द टाइटल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, मेक्स वन वंडर दैट हाउ कैन अ साइंटिस्ट माइंड बी ब्यूटीफुल। तो जो टाइटल जो है एक तरह से वंडर करता है कि कैसे एक साइंटिस्ट का माइंड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है। It is so because in this lesson we come across another aspect of Einstein. He was a humanitarian. He advocated world peace, non-violence, and that is why the title refers to him as a truly beautiful mind. तो वो बहुत एक अच्छे ह्यूमैनिटेरियन थे और साथ ही साथ जो है वो वर्ल्ड पीस चाहते थे, नॉन वायलेंस चाहते थे। इसलिए जो टाइटल जो रिफ़र किया गया है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, वो बिल्कुल इस पर सही रहता है। Albert Einstein was born on 14th March 1879. He was born in a city named Ulm in Germany. When he was a child, no one could predict that one day he would become a great scientist. He was like all the other children. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का बोर्न जो है 14 मार्च 1879 में हुआ था और जर्मनी में एक सिटी है वहाँ पे उनका बोर्न हुआ था। और जब वो चाइल्ड थे तो किसी ने वैसा नहीं सोचा था कि एक दिन वो इतने बड़े जो है ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे। बचपन में वो बिल्कुल दूसरे बच्चों जैसे ही लगते थे। एल्बर्ट्स मदर थॉट दैट Albert was a freak because he didn't behave, talk or look like normal people did. तो एल्बर्ट की मदर जो है वो यही सोचती है कि एल्बर्ट जो है वो फ्रिक है। फ्रिक डेट मीन्स कि वो एबनॉर्मल है, वो दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते, वो देख नहीं पाते, यानी वो दिखते नहीं थे नॉर्मल पीपल की तरह जैसे कि एक नॉर्मल पीपल होता है। उनको लगता था वो एबनॉर्मल है। He was different from other children of his age. उनकी एज जो थी उससे वो बिल्कुल दूसरे बच्चों से अलग दिखते थे। He behaved abnormally, और उनका जो बिहेवियर था वो abnormally था। It seemed as if he had lesser intelligence in comparison to other children. और वो ऐसा लगता था और ऐसा दिखता भी था कि उनका इंटेलिजेंस जो था अगर वो कंपेयर किया जाए दूसरे बच्चों से तो बहुत ही कम था। एल्बर्ट्स मदर थॉट दैट द लिटिल बॉयज हेड वाज अ बिट टू बिग इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रंस हेड। उनकी माँ ये भी सोचती थी कि उसके बच्चे का जो हेड जो है वो थोड़ा सा बिग है अगर कंपैरिजन हम करें दूसरे बच्चों के हेड के साथ, उनके सिर के साथ। Albert Einstein started talking when he was 2.5 years of age. तो 2.5 years की जब उनकी एज थी तब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था। Finally, when Einstein started speaking, he used to repeat the words. और फाइनली जब उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था तो वो हर एक वर्ड को जो है रिपीट किया करते थे। Einstein remained to himself all the time. He used to play with himself only. आइंस्टाइन जो है वो हमेशा अपना टाइम जो है खुद के संग बिताया करते थे और वो अपने साथ ही खेला करते थे ज़्यादातर टाइम। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग
From the very beginning, since his childhood, he loved mechanical toys, such toys in which some kind of machinery was used, such as automated cars, automated airplanes. तो बहुत ही जल्दी जो है उनके बचपन में उन्हें जो है मैकेनिकल टॉयज़ जो थे वो उनसे उनको प्यार हो गया, तो वो बहुत अच्छे लगते थे उनको। किस टाइप के टॉयज़? तो मशीनरी टॉयज़, जैसे कि एक ऑटोमेटिक कार होती है, ऑटोमेटिक एयरप्लेन्स होते हैं, वो उनको अच्छे लगते थे। When his sister was born and he looked at her, he couldn't see her feet. तो जब उनकी सिस्टर बॉर्न हुई तो वो उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी फीट को यानी उनके पाँव को नहीं देखा। He was wondering where the baby's wheels were. That means the feet of the baby. और ये सोचने लगे कि उस बच्चे के व्हील्स कहाँ पे, यानी कि दैट मीन्स कि उसके पाँव का है उस बेबी के। As Albert Einstein used to play with toys and all the toys had a set of wheels, to him mother seemed to be a toy too, and so he might have thought that where were her wheels. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो हमेशा टॉयज़ के संग खेला करते थे। तो किस तरह के टॉयज़? जिनमें व्हील्स लगे होते थे, जिसमें सेट ऑफ व्हील्स होता था, पूरा एक सेट होता था व्हील्स का। उनकी सिस्टर जो मासा जो थी वो एक टॉय की तरह उनको लग रही थी और वो ये सोच रहे थे कि उसके व्हील्स कहाँ पर है। The headmaster of Einstein's school told Einstein's father that Einstein would never be successful in whatever profession he chose. तो आइंस्टाइन जिस स्कूल में थे वहाँ के हेडमास्टर ने उनके फादर को ये बोला था कि आइंस्टाइन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, जो भी प्रोफेशन वो सिलेक्ट करेंगे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। आइंस्टाइन वॉज अ गुड वायलिनिस्ट। ही लर्न प्लेइंग द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू लर्न टू प्ले इट। तो आइंस्टाइन जो है वो एक बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते थे और जब उनकी एज 6 इयर्स की जब वो एज थी तब से उन्होंने वो वायलिन बजाना सीखा था और उनकी मदर चाहती थी इसलिए वो उस चीज़ को सीख रहे थे। ऑल हिज लाइफ ही वॉज एन एमेच्योर वायलिनिस्ट। ही प्लेड द वायलिन एज अ हॉबी नॉट एज अ प्रोफेशन। तो वो वायलिनिस्ट तो थे लेकिन वो वायलिन इसलिए बजाते थे क्योंकि वो उनकी हॉबी थी, ना कि उनका प्रोफेशन था। Albert Einstein was a good student. He went to a school in Munich because his family had moved from Ulm to Munich when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. तो एल्बर्टाइन जो है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और वो जो है मुनीच स्कूल में गए थे क्योंकि उनकी फैमिली जो है अल्म से मुनीच में मूव हुई थी और जब वो 15 मंथ्स ओल्ड थे तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे सारे सब्जेक्ट में। द स्कूल वो आइंस्टाइन वेंट हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विच ही डिसलाइक्ड। ड्यू टू दैट ही ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स ओपिनियंस एंड अपोज्ड देम। तो जिस स्कूल में आइंस्टाइन थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला स्कूल था जो उनको अच्छा नहीं लगता था और उसी रीज़न से उनके और टीचर के बीच में क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए थे, चाहे वो ओपिनियन को लेके हो और फिर वो उनके अपोजिट हो जाते थे। क्लैश मीन्स एक तरह का जो कि झगड़ा होना रिगार्डिंग थॉट्स, रिगार्डिंग ओपिनियंस। आइंस्टाइन वॉज सो suffocated in that school he couldn't follow the strict discipline and so he left the school forever। आइंस्टाइन जो है वो स्कूल में जो है बहुत ही सफोकेटेड फील कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था स्कूल में और वो जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। When Albert Einstein left the school 1 year before that, his parents had moved to another city, Milan, which is in Italy. Albert was left behind in Munich with his relatives। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जब
स्कूल छोड़ा उन्होंने तो उसके 1 साल पहले उनके पेरेंट्स जो है वो दूसरी सिटी में जो है मूव हो गए थे, मिलान में, जो कि इटली में था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है मुनीच छोड़कर अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए थे। अपने रिलेटिव्स के संग उन्होंने मुनीच को छोड़ दिया था, उस सिटीज़ को छोड़ के वो भी मिलान में आ गए थे। द स्कूल इन मुनीच वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. Albert couldn't follow the discipline over there. He had a long discussion with his family, relatives, and finally his parents agreed to put him in a school in Switzerland, and the language used there for communication was German. और मुनीच में जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था और एल्बर्ट जो है उस स्कूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, उसके डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनकी बहुत लंबी डिस्कशन चली थी अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ। और फाइनली उनके पेरेंट्स जो है एग्री हुए और उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की स्कूल में जो है डाल दिया। और वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती थी कम्युनिकेशन की वो होती थी जर्मन। आइंस्टाइन वॉज good at studies. He was highly gifted in mathematics, so he was exceptionally good in mathematics, and he also had interest in physics. Once he finished school, he joined the university in Zurich. तो आइंस्टाइन जो है स्टडी में बहुत अच्छे थे और वो कह सकते हैं कि हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, और उनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह आता था और उनका इंटरेस्ट जो है वो फिज़िक्स में भी था। और जैसे ही उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया उसके बाद उन्होंने ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू आइंस्टाइन, हु वॉज अ वेरी हैंडसम यंग मैन। अदर देन साइंस ही हैड इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स ऑल्सो। तो अगर साइंस की बात की जाए तो वही खाली एक ऐसी चीज़ नहीं थी आइंस्टाइन को जो कि ज़्यादा हैंडसम यंग मैन बनाती थी, लेकिन एक और चीज़ थी साइंस के अलावा जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। अदर देन मैथ्स एंड फिजिक्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन लाइक्ड वन ऑफ हिज फेलो स्टूडेंट्स. हर नेम वॉज माइल्वा मैरिक. ही थॉट दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, शार्प एंड इंटेलिजेंट. मैथ्स और फिजिक्स के अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपने एक फेलो स्टूडेंट को भी लाइक करते थे जिनका नाम था माइल्वा मैरिक, और वो सोचते थे कि वो बहुत क्लेवर है, शार्प है और इंटेलिजेंट है. दे मेट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच. माइल्वा मैरिक बिलोंग टू साबिया. She came from Serbia to Switzerland because the university in Zurich was one of the few universities in Europe which gave degrees to female students. तो फर्स्ट टाइम जो है माइल्वा मैरिक जो है और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में मिले थे. और माइल्वा मैरिक जो है वो सर्बिया से बिलोंग करती थी और वो वहाँ से स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी बाकी पूरी यूनिवर्सिटी में से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि सिर्फ फीमेल को डिग्री, फीमेल स्टूडेंट्स जो है उनको डिग्री प्रोवाइड करती थी. तो यूरोप में कुछ ऐसी ही यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि फीमेल स्टूडेंट्स को डिग्री प्रोवाइड करती थी. आइंस्टाइन फेल्ट दैट माइल्वा वॉज अ फ्रेंड बिकॉज शी ऑल्सो लाइक्ड आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक. Both shared this common interest. In those days, having interest in art, literature or music wasn't considered to be good. So those people who were interested in art, literature or music used to call their opponent. तो आइंस्टाइन ऐसा फील कर रहे थे कि माइल्वा जो है उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है क्योंकि उन्हें आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक पसंद है और दोनों कि ये चीज़ें कॉमन थी जो शेयर करते थे. और उस टाइम पे अगर आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक में अगर इंटरेस्ट है तो उसको अच्छी तरह कंसिडर नहीं किया जाता था. और लोगों का ऐसा मानना था कि जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक में वो उनके ओपिनियन होते हैं. फिलिस्तीनेस कहा जाता है उन्हें. Albert Einstein's family and many people in the university were not in favor of this. और एल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली और बहुत से लोग जो है वो यूनिवर्सिटी के इस फेवर में बिल्कुल नहीं थे. सो अगेंस्ट सच पीपल एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड माइल्वा मैरिक
यूनिटी हेल्प देम फेस द सिचुएशन। तो क्योंकि लोगों के अगेंस्ट जाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन और माल्वा मैरिक जो है वो ये सारी सिचुएशन को एक साथ फेस कर रहे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड माल्वा मैरिक फेल इन लव एंड दे exchanged love letters to express their feelings. They used to write such kinds of letters where they used to mix science with their feelings. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन और माल्वा मैरिक जो है वो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर वो लव लेटर जो है एक्सचेंज करते थे जिसमें उनकी फीलिंग्स होती थी, और उस लव लेटर में, उस लेटर के अंदर वो जो है साइंस के थ्रू अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर किया करते थे। एट वन इंस्टेंस आइंस्टाइन टॉक्ड अबाउट हिज साइंटिफिक इन्वेंशन एंड सेड दैट ही वुड be very proud on that day when they would finally conclude their paper on the theory of relativity. आइंस्टाइन ने एक और चीज़ बताई थी अपने साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में, जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं, वो एक दिन बहुत प्राउड फील करेंगे जब वो फाइनली जो एक पेपर जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पूरा कर देंगे। In the year 1900, Albert Einstein was 21 years of age and he completed his graduation from the university but was unemployed. तो 1900 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 21 इयर्स के थे तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास जॉब नहीं थी। From 1900 to 1902, Albert Einstein was working as a teaching assistant and gave private lessons also. तो 1900 to 1902 तक आइंस्टाइन जो है टीचिंग असिस्टेंट बन के रहे, उन्होंने प्राइवेट लेसन्स दिए, प्राइवेट ट्यूशन्स कराए। फाइनली इन 1902 ही गॉट अ जॉब इन बर्न, और 102 में उनको जॉब मिल गई। बर्न इज़ अ सिटी इन जर्मनी, तो बैरन जो है जर्मनी की एक सिटी है। ही गॉट द जॉब ऑफ अ टेक्निकल ऑफिसर इन अ पेशेंट ऑफिस इन बर्न, तो उनको एक जॉब मिली टेक्निकल ऑफिसर की बर्न में। आइंस्टाइन वॉज सपोज्ड टू चेक द इन्वेंशंस डन बाय अदर पीपल एंड गिव देम अ पेशेंट। ऑन द अदर हैंड secretly he was making his own invention too. तो आइंस्टाइन जो है उनका काम क्या रहता था कि जो भी इन्वेंशन जो दूसरे बनाते थे उसको चेक करना और सीक्रेटली जो है उसको किसी को ना बताना, क्योंकि वो जिस ऑफिस में काम कर रहे थे वहाँ पे कुछ इन्वेंशन किए जाते थे, कुछ चीज़ें इन्वेंट की जाती थी जो कि सीक्रेट रहती थी, जो कि किसी को बताई नहीं जाती थी, और उसी दौरान जो है वो भी कुछ ना कुछ एक इन्वेंशन बना रहे थे। Einstein later said that desk on which he worked was the office of theoretical physics because there only he started working on his invention. तो जहाँ पर जिस डेस्क में वो काम कर रहे थे, जिस ऑफिस में वो काम कर रहे थे, वो थियोरेटिकल फिजिक्स था, क्योंकि वहाँ पर उनका इन्वेंशन जो है वो वर्क करना स्टार्ट होता, वहाँ से उनका इन्वेंशन का जो है हम कह सकते हैं बॉर्न हुआ था। इन द ईयर 1905 Einstein published his first paper. It was about special theory of relativity. In this publication, it was written that the measurement of time and distance is not absolute. It depends on something else. तो 1905 में आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया, अपना उनका एक फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में था, और उसके अंदर जो उन्होंने एक चीज़ मेंशन की तो ये था कि मेजरमेंट ऑफ टाइम था, डिस्टेंस जो है वो ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड रहता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इफ़ देयर आर टू क्लॉक्स एंड बोथ आर मूविंग दे विल नॉट शो द सेम टाइम, वन क्लॉक विल मूव फास्टर देन द अदर। अगर उस थ्योरी की बात की जाए तो अगर दो क्लॉक हैं और दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो दोनों का जो टाइम है वो सेम नहीं होगा,
किसी एक घड़ी का टाइम जो है दूसरी घड़ी से ज़्यादा फास्ट होगा। This theory of relativity gave us this basic formula of physics: E is equal to mc square. E stands for energy, m for mass of the object, and c for the speed of the light in a vacuum. Vacuum means where there is no air, and the speed of light in vacuum is almost 3 lakh kilometers per speed. तो एक थ्योरी जो उन्होंने दी उसका फॉर्मूला था फिजिक्स में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई जो स्टैंड करता था वो एनर्जी के लिए था, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था और सी जो था स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम था। टू पुट इट इनटू सिमिलर वर्ड्स, आइंस्टाइन सेड दैट व्हेन यू सिट इन अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम लाइक 2 minutes। तो आइंस्टाइन ने इसको सिमिलर मीनिंग में ऐसा बोला कि अगर आप किसी लड़की के पास बैठे हुए 2 घंटे से तो कैसा लगेगा 2 मिनट जैसा। ऑन अदर हैंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम लाइक 2 hours। और दूसरे हैंड में उन्होंने ऐसा बोला अगर आप हॉट स्टोव पे बैठोगे 2 मिनट के लिए तो कैसा लगेगा जैसे आप 2 घंटे के लिए बैठे हो। दैट्स रिलेटिविटी। सो अ पर्सन वुड फील द टाइमिंग डिफरेंटली। तो इस तरह से पर्सन जो है वो टाइम को डिफरेंट तरह से फील करता है। दो ही वॉज सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स फॉर द वर्ल्ड, हिज पर्सनल लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग प्रॉब्लमैटिक। ही स्टार्टेड टू फेल इन हिज पर्सनल लाइफ। तो वो फिजिक्स की जो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसको तो उन्होंने वर्ल्ड के लिए उन्होंने जो फिजिक्स की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती उसको तो उन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए और वो अपनी पर्सनल लाइफ में फेल हो गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन वांटेड टू मैरी माइल्वा मैरिक सून आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज, बट हिज मदर पॉलिन आइंस्टाइन वॉज अगेंस्ट दिस। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो माइल्वा मैरिक से शादी करना चाहते थे। अपनी जैसे ही वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी तो वो उनसे शादी करना चाहते, लेकिन उनकी मदर उसके अगेंस्ट थी। पॉलिन थॉट दैट माइल्वा मैरिक, हु वॉज 3 years elder to Albert Einstein, was very old for him। तो उनकी माँ का ऐसा मानना था कि माइल्वा मैरिक जो है वो उनसे 3 साल बड़ी है, तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बहुत ही बड़ी हो जाएंगी। Pauline thought that Malva was very intelligent to be a wife, and she told Einstein that Malva was also like a book and was similar to him। तो उनकी माँ ने ऐसा सोचा कि मालवा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है एज अ वाइफ, तो उन्होंने आइंस्टाइन को बोला कि मालवा जो है एक बुक की तरह है और वो बिल्कुल सिमिलर लगेगी वैसे तुम्हारे लिए, यानी वो तुम्हारे लिए एक बुक जैसी ही लगेगी। एज हिज मदर वॉज अगेंस्ट दिस मैरिज, ही कैंसल्ड हिज वेडिंग विद मालवा। तो उनकी माँ उनकी मैरिज को लेके अगेंस्ट में थी, इसलिए उन्होंने उनकी शादी कैंसिल कर दी मालवा से। Albert Einstein married Malva Merrick in the year 1903 and they had 2 sons। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने माइल्वा मैरिक से 1903 में शादी कर ली और उनके फिर 2 बच्चे हुए। Their marriage failed। उनकी मैरिज जो सक्सेसफुल नहीं रही, वो फेल्ड हो गई। As Malva Merrick was very intelligent, being a housewife she couldn't cope with her ambitions। She couldn't fulfill her ambitions and so she started becoming unhappy। तो माइल्वा मैरिक जो है इंटेलिजेंट तो थी, एक तरह से वाइफ थी, लेकिन उनके जो एम्बिशन थे वो फुलफिल नहीं हुए थे और उस रीज़न से वो खुश नहीं रहती थी। Malva was unhappy for this marriage। She couldn't fulfill her career dreams, so finally in the year 1919, after prolonged fighting, both of them separated। मालवा अनहैप्पी होने की वजह से मैरिज को लेके अनहैप्पी थी और उनके जो करियर के जो ड्रीम्स थे वो फुलफिल ना होने की वजह से फाइनली 1919 में लंबे झगड़े के वजह से वो दोनों अलग हो गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन मैरिड द सेकेंड टाइम। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दूसरी बार शादी की। ही मैरिड हिज कज़न इल्सा। तो उसने अपने कज़न इल्सा से शादी कर ली।
At the time, Einstein married Elsa. Another thing coincided. तो शादी के बाद एल्सा के संग शादी के बाद एक कोइंसिडेंट उनके संग चीज़ हुई. इट वॉज आइंस्टाइन राइज टू वर्ल्ड फेम. आइंस्टाइन बिकम वर्ल्ड फेमस. एवरीवन एक्नॉलेज्ड हिम एज अ ग्रेट साइंटिस्ट. तो आइंस्टाइन जो है वर्ल्ड के सामने एक बहुत ही उभर कर आए और एक वर्ल्ड फेमस हो गए वो, और एक ग्रेट साइंटिस्ट की तरह उन्हें जो है नवाजा गया. In the year 1915, he published one more paper which was based on general theory of relativity, which gave a new interpretation to gravity. तो 1915 में उन्होंने एक और पेपर जो है पब्लिश किया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि एक इंटरप्रिटेशन था ग्रेविटी को लेकर. In the year 1919, there was a solar escape which proved that Albert Einstein's general theory of relativity was correct. तो 1919 में जो सोलर एस्केप जो आया था तो उसमें वो प्रूव हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बिल्कुल सही है. एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड कैलकुलेटेड इन द ईयर 1915 दैट इन द ईयर 1919 देयर वुड बी अ सोलर एस्केप. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कैलकुलेशन किया था कि 1915 में अपने पेपर में कि 1919 में जो है एक सोलर एस्केप होगा. ड्यू टू इट the apparent position of the stars would change to some extent. तो उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि स्टार्स जो है अपनी पोजीशन चेंज करके रहेंगे. दिस कैलकुलेशन वॉज एक्यूरेट. तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठा उनका. So it was announced that Albert Einstein work was a scientific revolution. और इस तरह से एक चीज़ जो अनाउंस की गई वो ये थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो वर्क है वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में हुआ है, यानी कि उन्होंने बहुत से रिवॉल्यूशन लाए साइंटिफिक में. आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर 1921. तो 1921 को एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में. In 1933, when Germany came under the power of Nazis, the famous Nazi ruler was Adolf Hitler. At the time, Einstein left Germany and shifted to United States of America forever. 1933 में क्या हुआ कि जर्मन जो है वो पावर में आया नाजिस की वजह से, और नाजिस को कौन रूल कर रहे थे? तो हिटलर रूल कर रहे थे. तो उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दिया और वो यूएसए में शिफ्ट हो गया हमेशा के लिए. After 5 years, the Germans discovered the process of nuclear fusion, the process through which nuclear bombs or atomic bombs are made. This process was prepared in Berlin. Due to this, all the physicists in America were upset as they feared misuse of the technology. तो 5 साल के बाद जो जर्मन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर प्रोसेस करने लगा. उस प्रोसेस में क्या हुआ कि एक न्यूक्लियर बम और एटॉमिक बम जो है वो बनाने स्टार्ट हुए, और इसकी सारी प्रोसेस जो है जर्मन में हुई, बर्लिन में हुई. और अमेरिका के जितने भी फिजिसिस्ट जो थे वो अपसेट हो गए, उन्हें डर लगा कि टेक्नोलॉजी का जो है मिसयूज़ हो रहा है. देयर वर मैनी साइंटिस्ट हु एस्केप टू अमेरिका बिकॉज ऑफ फैक्शनिज्म. ऑल द साइंटिस्ट आर अफेयर्ड दैट द नाजीज कुड मिसयूज द एटॉमिक बम. तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि अमेरिका आ गए थे, जर्मनी और सारी चीज़ें, और जर्मनी और इटली छोड़कर, यूरोप छोड़कर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है बेनिटो मुसोलिनी का रूल था, और उस रीज़न से जो है उनको नाजिस से भी, जितने भी साइंटिस्ट उनको नाजिस से डर लग रहा था कि कहीं वो एटॉमिक बम का मिसयूज़ ना करें. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज रिक्वेस्टेड बाय Culling, and so he wrote a letter to the President of America, Franklin D. Roosevelt, on 2nd August 1939. He warned him that the atomic bomb which was developed by Germany was very powerful. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने कलिंग से रिक्वेस्ट की, इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को. अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनको
2 अगस्त 1939 में, जिसमें उन्होंने उनको वार्न किया कि जर्मनी ने एक बहुत ही पावरफुल एटम बम जो है वो बना लिया, न्यूक्लियर बम जो है वो डेवलप कर दिया है। इफ़ वन ऑफ दिस बम एक्सप्लोडेड on any port, it would not only destroy the area but also it would destroy the surrounding territory। तो ये बॉम्ब जो है जब कहीं पे भी गिरेगा, तो ये बॉम्ब जो है कहीं पे भी अगर किसी भी पोर्ट पे गिराया जाएगा तो वो खाली उस एरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन वो उसके आसपास की जितनी भी टेरिटरी होगी उस सबको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस शोज आइंस्टाइंस ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी। तो ये जो है आइंस्टाइन की ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा था, जहाँ पे वो ह्यूमन को इम्प्रूव करना चाहते थे, पीपल्स को इम्प्रूव करना चाहते थे, और वो जो है उन्हें जागरूक करना चाहते थे कि वो वॉर के खिलाफ रहे और वॉर ना करे और वर्ल्ड पीस में रहे, ताकि वो दुनिया को जो है शांत कर सके। ही वॉन्टेड गुड फॉर द पीपल, ही वॉन्टेड पीस इन द वर्ल्ड। वो लोगों का अच्छा चाहते थे और वो पूरे वर्ल्ड में जो है शांति बनाए रखना चाहते थे। दैट इज़ वाई ही रॉट हिज कंसर्न टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड वार्नड हिम। तो यही कारण है कि उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को लिखी और उन्हें वार्न भी किया इसके बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन्स लेटर हैड एन इम्पैक्ट ऑन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो लेटर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था वो बहुत इम्पैक्ट किया था अमेरिका के प्रेसिडेंट को। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब secretly and dropped it on 2 cities of Japan, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो अमेरिकन ने भी क्या किया कि उन्होंने छुप छुपाए एक एटॉमिक बम जो है डेवलप किया, उन्होंने उसको जापान की 2 सिटीज़ पे ड्रॉप कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी। द जर्मन्स हैड जस्ट डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब, दे डिडंट यूज इट ऑन एनी कंट्री बट अमेरिका डिड। जर्मन ने तो एटॉमिक बम का तो डेवलप किया था, लेकिन उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया किसी भी कंट्री पे, लेकिन अमेरिका ने किया। लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस एंड आइंस्टाइन वाज शेकन। बम गिरने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई और उस रीज़न से जो है आइंस्टाइन जो है वो हिल गए। ही रॉट एन ऑफिशियल लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन proposed to form a world government, but this letter didn't bear any fruit। उसके बाद उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, और उसमें उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो है वो फॉर्म किया जाए, लेकिन वो लेटर ने किसी तरह का भी कुछ सपोर्ट नहीं किया, किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं डाला उनके ऊपर। तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट क्यों चाहते थे? ताकि अमेरिका ने जो एटॉमिक बम का यूज़ किया तो उस वजह से जो है कोई दूसरा देश जो है किसी पर भी एटॉमिक बम का इस्तेमाल ना करे और वर्ल्ड पीस बनाए रखे, ताकि वर्ल्ड में पूरी शांति बनाई रखी जा सके। उसके लिए वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्म चाहते थे, एक फॉर्म ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। फॉर अनदर 10 years एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज इन्वॉल्व इन वर्ल्ड पीस। ही वॉज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स and his agenda was to stop the countries involved in collecting arms and developing weapons। तो 10 साल तक एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो वर्ल्ड पीस में इन्वॉल्व रहे और वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे। उनका एजेंडा ये था कि वो उन कंट्रीज़ को स्टॉप कर सके जो कि आर्म्स खरीदते हो या फिर वो वेपन्स बनाते तो उनको वो रोक सके। उनका एजेंडा ये था। ही कैंपेन फॉर वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, और उनका कैंपेन जो था वो दुनिया में शांति बनाए रखना और डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए था। हिज मेन एजेंडा वॉज वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। उनका मेन एजेंडा क्या था कि वर्ल्ड में शांति बनाए रखी जा सके और लोगों को स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले। आइंस्टाइन कुड फॉरसी द फ्यूचर। आइंस्टाइन जो है वो फ्यूचर देख पा रहे थे, उनको दिख रहा था फ्यूचर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्यूचर बहुत ख़राब हो सकता है। When he died in 1955 at the age of 76, the world celebrated him as a visionary। 1955 में जब उनकी डेथ हुई, जब वो 76 ईयर के थे, तो वर्ल्ड जो है उनको विजनरी के नाम से जो है सेलिब्रेट करता है। He was a world citizen and a scientific genius too।
तो एक तरह से वो वर्ल्ड के लिए सिटीज़न भी थे और साइंटिफिक जीनियस भी थे। तो यहाँ पे जो है आपकी स्टोरी जो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। थैंक यू।